नासिक भगवान शिव की भूमि है, जो एक तरफ शिवत्व यानी शांति की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ यह संहार की भी प्रतीक है। ठीक उसी तरह से नासिक एक तरफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर दुश्मनों का संहार करने की क्षमता भी रखती है। শুক্রবার নাসিকে উড়ল এলসিএ তেজাস মার্ক 1 যুদ্ধবিমান। নাসিকে হ্যালের কারখানা থেকে ভারতের যে নিজস্ব যুদ্ধবিমান এলসিএ তেজাস মার্ক 1 ফাইটার জেট তৈরি করা হয়েছে তা প্রথমবার উড়ল আজ। সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি এলসিএ তেজাস মার্ক 1 যুদ্ধবিমান তৈরির তৃতীয় কারখানার উদ্বোধন করেন। প্রাথমিকভাবে বেঙ্গালুরু দুটি কারখানা থেকে এলসিএ তেজাস মার্ক 1 যুদ্ধবিমান তৈরি করছিল হ্যাল। আজ নাসিকের তৃতীয় কারখানার উদ্বোধন করা হলো। ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে যাতে দ্রুত তেজাস যুদ্ধবিমান তুলে দেওয়া যায় সেজন্য এই কারখানা তৈরি করা হয়েছে। হ্যালের তরফে জানানো হয়েছে নাসিকের কারখানা থেকে বছরে 8টি এলসিএ তেজাস মার্ক 1 যুদ্ধবিমান তৈরি করা যাবে, আর 3টে কারখানা মিলিয়ে বছরে মোট 24টি এলসিএ তেজাস মার্ক 1 যুদ্ধবিমান তৈরি করতে পারবে হ্যাল। তবে সেটাও যথেষ্ট নয় বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের। ওই মহলের মতে আপাতত বছরে 30 থেকে 40টি যুদ্ধবিমান চাই ভারতীয় বায়ুসেনা। তারই মধ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছে যে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আরও আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে ভারত। हमारे मित्र महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेस श्री गिरीशी महाजन, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार, डॉक्टर डीके सुनील सीएमडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, श्री साकेत चतुर्वेदी सीईओ एचएल कॉम्प्लेक्स नासी, रक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार, आर्म फोर्सेस के सभी ऑफिशियल्स, हमारे एचएल के सभी कर्मी, इंडस्ट्री पार्टनर्स, एकेडमिशियंस, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों व सज्जनों, नासिक के एचएल के कैंपस में पहली बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैंने यहां जाकर देखा, यहां जितने भी लोग लगे हुए हैं काम में, जिस परिश्रम के साथ वह काम कर रहे हैं, और यह सब तो बातें अपनी अलग है, उनके चेहरे के ऊपर जो मैंने उमंग और उत्साह देखा है, मैं उसकी अपनी तरफ से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आज कुछ बोलने के पहले मैं हमारे पायलट्स जिन्होंने एलसीए मार्क 1 एचसीटी 40 और 230 MKI जब वो फ्लाइंग कर रहे थे तो मैं बहुत ही गौर से बैठे हुए उन्हें देख रहा था। इस शानदार फ्लाइंग के लिए मैं ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल, ग्रुप कैप्टन प्रत्युष अवस्थी, खड़े हो जाइए सर, ग्रुप कैप्टन प्रत्युष अवस्थी, Su-30 और Su-30 MKI के यन के रथ, विंग कमांडर यन के रथ, गुड, कांग्रेचुलेशन, और विंग कमांडर श्री संजय वर्मा, मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आपने देखा कि कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले जब श्री प्रभुराम का भजन हो रहा था, श्रेया जोशी ने बहुत ही अच्छी तरह यह भजन प्रस्तुत किया है। मैं श्रेया को अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं, और मुझे किसी ने बताया कि श्रेया जोशी का जन्मदिन भी है। यहां श्रेया नहीं है क्या? वहां पर कहां है? ओ वहां बैठे। बेटा तुम्हारे लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मेरे साथियों, आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 तेजस की
थर्ड प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ ही HTT-40 एयरक्राफ्ट की सेकंड प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन हुआ है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं HAL को और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं हृदय से बधाई देता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अवसर पर मुझे नासिक की इस पवित्र भूमि पर आने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। नासिक का जहां तक प्रश्न है, नासिक की धरती अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव का विराजते हैं, जहां भगवान शिव त्रयंबक के रूप में हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों एक ही दिव्य चेतना से उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि यहां आकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दिव्य भूमि पर आ गया। हालांकि साथियों, नासिक की यह भूमि केवल आस्था की नहीं है, श्रद्धा की ही नहीं, बल्कि सेल्फ रिलायंट और कैपेबिलिटी का भी यह प्रतीक बन चुकी है। यहां एक और आस्था है तो वहीं दूसरी ओर इसी नासिक की धरती पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक गौरवशाली कैंपस भी राष्ट्र की रक्षा शक्ति को सिंबलाइज करता है, यानी उसका प्रतीक बनकर खड़ा है। और आज जब मैंने नासिक डिवीजन में तैयार किए गए सुखोई 30 LCA और HTT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में भारत की, मैं मानता हूं, मैं इस रूप में देख रहा था, यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है, यह भारत के सेल्फ रिलायंस की एक फ्लाइंग है। साथियों, नासिक में स्थित HAL का भी अपना एक बहुत ही गोल्डन हिस्ट्री है, स्वर्णिम इतिहास है। कभी यहां MiG-21 और MiG-27 जैसे दिग्गज फाइटर जेट्स का निर्माण और ओवरहाल होता था, और आज यह संस्थान मॉडर्न सुखोई 30 और जेट्स का प्रोडक्शन हाउस बन चुका है। पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से HAL नासिक ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक स्ट्रांग पिलर की भूमिका निभाई है। जैसा कि मैंने अभी कहा, नासिक भगवान शिव की भूमि है, जो एक तरफ शिवत्व यानी शांति की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ यह संहार की भी प्रतीक है। ठीक उसी तरह से नासिक एक तरफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर दुश्मनों का संहार करने की क्षमता भी रखती है। तो एक तरह से नासिक में भी, इस कैंपस में भगवान शिव की भावना दिखाई देती है। साथियों, यह कैंपस मैं मानता हूं कि महज केवल एक इमारत या किसी प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी सिंबलाइज करता है, उसका प्रतीक है। जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूं तो मेरे जेहन में वह पूरी यात्रा भी चल रही है जिसकी शुरुआत हमने 2014 से की है, और आप सबने तो डिफेंस सेक्टर में भारत की बदलती भूमिका को साफ साफ अपनी नंगी आंखों से देखा है। एक समय था जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर हमारा देश निर्भर था, और लगभग 65 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है, और बहुत जल्द ही हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 100% तक ले जाना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है।
साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की सोच कोई आज की नहीं है। 10 साल पहले से ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि बिना आत्मनिर्भर हुए हम कभी भी वास्तविक रूप में सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। हालांकि उस समय हमारे पास चैलेंजेस बहुत थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी यह समस्या यह थी कि हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बहुत लिमिटेड था और हम इंपॉर्टेंट मिलिट्री हार्डवेयर के लिए लगभग पूरी तरह इंपोर्ट्स पर निर्भर हुआ करते थे। हमारे डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम में प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी कोई खास भागीदारी नहीं थी। सब कुछ केवल पब्लिक सेक्टर पीएसयूज तक सीमित था। इसके अलावा डिफेंस प्लानिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर भी पर्याप्त फोकस जितना होना चाहिए वो नहीं था। यही कारण था कि क्रिटिकल इक्विपमेंट और कटिंग एज सिस्टम्स के लिए हमें बाहरी देशों की ओर नजर उठाकर देखना पड़ता था, जिससे न केवल कास्ट बढ़ती थी बल्कि स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी पैदा होती थी। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं रह सकती थी और इसी चुनौती ने हमें सोच और नए रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। साथियों, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने न सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंस को घटाया है बल्कि इंडिजनाइजेशन की कमिटमेंट को मजबूती भी दी है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2014-15 में जहां हमारा डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 46,429 करोड़ हुआ करता था, वहीं आज 2024-25 में बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 करोड़ तक पहुंच गया। और यह सब भारत के अंदर जो करिश्मा हुआ है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो आप जैसे लोगों का है। मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो आप जैसे लोगों का है। यह केवल फैक्ट्स नहीं है बल्कि मैं मानता हूं कि हमारे देश की यह आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस की एक उड़ान है। इसी तरह हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो कभी अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ से भी कम हुआ करता था, आज वह रिकॉर्ड 25,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और मैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री में हमारी टीम जिस झील के साथ और जिस मिशन के साथ काम कर रही है, 2029 आते आते हम इस फिगर को ले जाना चाहते हैं 3 लाख करोड़ रुपए तक का। और डिफेंस एक्सपोर्ट जो इस समय मैक्सिमम 25,000 करोड़ है, उसको हम ले जाना चाहते हैं 50,000 करोड़ तक। साथियों, पिछले 10 वर्षों में जिस रफ्तार से भारत ने डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है, वह वाकई में अद्भुत है, अनइमेजिनेबल है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां के डिफेंस मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वहां के प्राइम मिनिस्टर, सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई। भारत के बारे में, भारत के डिफेंस के बारे में जो वह चर्चा उन्होंने की, मैं मित्रों यही कहना चाहता हूं, भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मेरा भी सीना चौड़ा हुआ है। पहले हम जो कुछ बाहर से खरीदते थे वो अब सारी चीजें अपने देश में बना रहे हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, इन सभी क्षेत्रों में भारत ने जबरदस्त प्रोग्रेस की है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम हाई डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यह सिर्फ मशीनों या हथियारों की बात नहीं होती है। यह हमारी सोच, यह हमारी क्षमता और हमारे आत्मविश्वास की एक नई कहानी होती है। साथियों, आपने देखा होगा कि भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल की है। यह सफलता आपने हासिल की है, आप जैसे लोगों ने हासिल की है। आज हम स्पेस में भी
आज हम स्पेस में भी अपनी जगह मजबूत कर चुके हैं। आज हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री भी रैपिड ग्रोथ शो कर रही है। हमने मेक इन इंडिया के अंतर्गत लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करने और एरोस्पेस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन जैसे इनिशिएटिव्स भी उठाए हैं। साथियों, आज के समय में युद्ध के तौर तरीके जितनी तेजी से बदल रहे हैं, आप सब उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, ड्रोन सिस्टम्स और नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसी चीजें भविष्य की एक दिशा तय कर रही है। अब युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं, बल्कि अनेक फ्रंटियर्स पर भी लड़े जा रहे हैं। भारत को इस नई रेस में हमेशा आगे रहना है, हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते। और मुझे लगता है भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के बारे में जो एक परसेप्शनल चेंज आया है, लोगों की सोच में बदलाव आया है। आप जाइए दुनिया के दूसरे देशों में, बहनों भाइयों, भारत के बारे में जो उनकी धारणा बनी है, उसको उनके मुंह के द्वारा, उनके मुख के द्वारा सुनकर स्वाभाविक रूप से अपना भी सीना चौड़ा होता है। यही वजह है कि आज हम स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर इतना जोर दे रहे हैं। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस दिशा में भारत का एक मजबूत प्रतिनिधित्व कर रहा है। 1940 के दशक में स्थापित हुआ यह संस्थान आज हमारे देश के रक्षा क्षेत्र का बैकबोन बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले हमने MiG-21 की डीकमीशनिंग की थी। लंबे समय तक MiG-21 ने इस राष्ट्र की सेवा की और उसकी ऑपरेशनल नीड्स को पूरा करने में एचएएल ने मेजर कंट्रीब्यूशन किया है। और MiG-21 को ऑपरेशनल सपोर्ट देने में आपका जो योगदान है, मैं हृदय से उसकी सराहना करता हूं। जब मैं एचएएल के परिश्रम, आप सब लोगों के मेहनत की यहां पर बात कर रहा हूं, तो मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एचएएल की जो बड़ी भूमिका रही है, उस पर भी कुछ बातें आपसे मैं करना चाहूंगा। मेरे साथियों, भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो पूरा इतिहास है, उसमें महज कुछ पल ही ऐसे हैं, महज कुछ क्षण ही ऐसे हैं जब एक साथ पूरे सिस्टम की असली परीक्षा ली गई है। ऑपरेशन सिंदूर ऐसा ही एक मिशन था। इस मिशन में हमारी सेनाओं ने न सिर्फ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, बल्कि इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स, स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स पर अपने भरोसे को और भी साबित किया है। इस दौरान एचएएल की टीम ने, मैं जानता हूं क्योंकि मैं तो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था, इस दौरान एचएएल की टीम में 24 घंटे लगातार विभिन्न ऑपरेशनल साइट्स पर सपोर्ट दिया है। फाइटर जेट्स, सुखोई, जगुआर, मिराज, तेजस और हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस और रिपेयर्स आपने चटपट किए, तुरंत किए। ताकि आपने यह क्यों किए? ताकि भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस ये बनी रहे, किसी भी सूरत में ये कमजोर न होने पाए। यह इस बात का प्रतीक था कि जब बात देश की सुरक्षा की आएगी तो हम इक्विपमेंट खुद भी बना सकते हैं और उन इक्विपमेंट से खुद की रक्षा भी कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर एचएएल परिवार को पुनः एक बार हार्दिक बधाई देता हूं। और मेरे साथियों, आपने साबित किया है कि जब डेडिकेशन और इनोवेशन ये साथ चलें तो कोई भी लक्ष्य किसी भी सूरत में असंभव हो ही नहीं सकता है।
मुझे जानकर भी बेहद खुशी हुई है कि नासिक की टीम ने सुखोई 30 पर ब्रह्मोस मिसाइल की इस्टेब्लिशमेंट का एक महत्वपूर्ण काम किया है। यह वही ब्रह्मोस है मेरे साथियों, यह वही ब्रह्मोस है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया था। और जब इस नई प्रोडक्शन लाइन के उद्घाटन के साथ यहां मेड इन इंडिया फाइटर्स एंड ट्रेनर्स के प्रोडक्शन का भी एक नया युग शुरू हो रहा है। यह मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल अचीवमेंट तो है ही, यह हमारी औद्योगिक उपलब्धि तो है ही, साथ ही साथ हमारे युवाओं, नौजवानों, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स की मेहनत, लगन और उनके ड्रीम्स यानी सपनों का ही यह परिणाम है। इसके अलावा एलसीए तेजस और HTT-40 एयरक्राफ्ट का निर्माण जो हो रहा है वह भी हमारे देश के अलग अलग इंडस्ट्री पार्टनर्स के कोलैबोरेशन का ही यह परिणाम है। और यह कोलैबोरेशन इस बात का प्रमाण है कि जब गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिया मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रह जाती है मेरे साथियों। वैसे भी हम सब नासिक में एकत्र हुए हैं। अगले वर्ष यहां कुंभ का भी आयोजन होने वाला है और आप सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और उसके मंत्री जी हमारे यहां बैठे हुए हैं, गिरीश जी महाजन। और आज यहां पर मुझे यूथ, इनोवेटर्स, इंडस्ट्री और एकेडमिया का भी एक महाकुंभ देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से कुंभ स्नान के बाद लोगों को एक नई ऊर्जा मिलती है, ठीक उसी तरह से मुझे विश्वास है कि इस महाकुंभ से निकलने के बाद आप सब भी एक नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण में और तेजी के साथ लग जाएंगे। साथियों, यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें अब सिर्फ एलसीए तेजस या HTT-40 तक सीमित नहीं रहना है। अब समय है कि हम नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड सिस्टम्स और सिविल एविएशन के क्षेत्र में भी अपनी एक आइडेंटिटी बनाएं, अपनी पहचान बनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है एचएएल नासिक आने वाले समय में इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। यह विश्वास लेकर मैं यहां से वापस हो रहा हूं। और साथियों, मुझे यह जानकारी प्राप्त होने पर खुशी हुई है, अच्छा लगा है कि नासिक डिवीजन में अब सिविल और मिलिट्री एविएशन दोनों के लिए एक साथ MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की सुविधा स्थापित की गई है। यह दिखाता है कि भारत में अब सिविल और मिलिट्री एविएशन दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इस नई शुरुआत के साथ मैं यह भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे नासिक और आसपास के क्षेत्रों में हजारों की संख्या में नए रोजगार के अवसर, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। यहां के नौजवानों के लिए ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट के भी नए रास्ते खुलेंगे और महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्यों का भी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इससे और ज्यादा मजबूत होगा। मैं भारतीय वायुसेना के उन वीर सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं। मैं भारतीय वायुसेना के उन वीर सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने तेजस और HTT-40 जैसे भारतीय विमानों पर भरोसा जताया है।
और साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि यह भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे देखकर यह बहुत ही अच्छा लगा कि एचएल एक पब्लिक सेक्टर के रूप में प्राइवेट सेक्टर के साथ कदम से कदम मिलाकर दुनिया के बेस्ट स्टैंडर्ड्स को हासिल कर रहा है। और यह भी अच्छी बात है कि एचएल का यह पूरा कॉम्प्लेक्स अब पेपरलेस, डिजिटल और पूरी तरह से सस्टेनेबल है। और इसमें इंडस्ट्री 4.0 और क्वालिटी 4.0 सिस्टम को अपनाया गया है, यानी यह आधुनिक भारत की तकनीकी उड़ान, टेक्नोलॉजिकल फ्लाइंग का एक असली प्रतीक है। आज का यह अवसर केवल फाइटर जेट को देश को समर्पित करने का अवसर ही नहीं है, बल्कि यह भारत के नए आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। और आज मेरे साथियों, आज मैं खास तौर पर उन सभी संस्थाओं को बधाई देना चाहता हूं, जैसे एडीए, शेमिले, पीजीएक्यूए, हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स और एचएल के सभी कर्मचारियों और जिन्होंने मिलकर इतने उन्नत और आधुनिक विमान भारत में ही तैयार कर रहे हैं। यह वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह नई सुविधाओं से हमारी वायुसेना को और अधिक शक्ति, आत्मविश्वास और आधुनिकता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जहां तक हमारी वायुसेना की बात है, तो जिस शौर्य और पराक्रम के साथ इन्होंने भारत की वायु सीमा को सुरक्षित रखा है, वह अपने आप में इनक्रेडिबल है। हमारे प्रत्येक एयर वॉरियर के पराक्रम पर हमारे प्रत्येक एयर वॉरियर के पराक्रम पर इस देश के बच्चे बच्चे तक को भरोसा है और नाज भी है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से उन एयर वॉरियर्स का भरोसा एचएल के ऊपर है, वह भी अपने आप में आप लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। साथियों, आप सभी एवियोनिक्स के जो है विशेषज्ञ हैं, आप सभी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं ज्यादा टेक्निकल बातें तो आपसे नहीं करूंगा। वैसे मैं भी टेक्निकल ही हूं, मैं भी फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं और फिजिक्स मैंने पढ़ाई भी है, इसलिए चीजों को समझता हूं। इसलिए जब भी एविएशन की बात होती है तो मुझे उसमें सिर्फ मशीनें नहीं दिखती, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी दिखाई देते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए उनका नेविगेशन सिस्टम बहुत ही जरूरी होता है, और इसका मुख्य काम होता है एयरक्राफ्ट को सही दिशा में बनाए रखना, यानी उसे यह बताना कि वह कहां है और किस रास्ते पर जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे जीवन में नेविगेशन बहुत जरूरी होती है। अगर हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य या कोई मार्गदर्शक नहीं है तो हम चलते तो रहेंगे, लेकिन शायद सही मंजिल तक पहुंचना यह बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए जैसे एयरक्राफ्ट को जीपीएस की जरूरत होती है, वैसे ही हमें भी अपने अंदर एक मॉरल कंपास रखना चाहिए जो हमें हर समय सही रास्ता दिखाता रहे। किसी सीनियर पायलट का कोट मुझे याद आता है कि टेक ऑफ इज ऑप्शनल बट लैंडिंग इज मैंडेटरी। इसका मतलब यह है किसी भी काम की शुरुआत करना मेरे साथियों बहुत आसान है, लेकिन उसे अंत तक सफलतापूर्वक पूरा करना यह थोड़ा सा बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। जब हम कोई नए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उत्साह तो बहुत होता है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब कठिनाइयां आती हैं। उस समय धैर्य, ध्यान और सही निर्णय की ही हमें सफलता तक पहुंचा सकते हैं। यह हम सबको याद रखना चाहिए। धैर्य नहीं खोना चाहिए, ध्यान को भटकने नहीं देना चाहिए। सही निर्णय हम लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। एक अच्छे पायलट की तरह हमें भी काम रहना चाहिए, काम एंड कूल।
और हर स्थिति में सही फैसला लेना चाहिए। आज मैं सारे पायलट्स के ही उदाहरण दे रहा हूं आपको। हर प्रोजेक्ट को एक उड़ान की तरह संभालें, हर प्रोजेक्ट को एक उड़ान की तरह, फ्लाइंग की तरह संभालें। शुरुआत जोश से करें, बीच में संतुलन बनाए रखें और अंत में उसे सुरक्षित तरीके से पूरा करें, क्योंकि जैसे एवियोनिक्स एयरक्राफ्ट को अवेयर, कनेक्टेड, स्टेबल और पावर्ड रखता है, वैसे ही हमें भी रहना। हमारी दिशा साफ हो, कम्युनिकेशन मजबूत हो, आदतें अनुशासित हों, मन सदैव सजग रहे, सतर्क रहे और ऊर्जा में हमारी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता यह बनी रहे। और मुझे लगता है कि ये जो पायलट माइंडसेट है, आज मैं पायलट माइंडसेट की बात कर रहा हूं, यह जो पायलट माइंडसेट है, यही आप में से हर व्यक्ति की होनी चाहिए, क्योंकि इसी माइंडसेट से हम मनोवांछित जो सफलता चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। पायलट माइंडसेट से हासिल कर सकते हैं। 2047 तक हम जिस विकसित राष्ट्र के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव हो सकेगी जब हम इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। साथियों, इसी विश्वास के साथ हम सभी इसी एक प्रकार एकजुटता के साथ मिलजुल कर काम करते रहेंगे। मैं एचएएल को, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर स्टेक होल्डर को और सभी देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। एक बार जरा बुलंद आवाज होनी चाहिए, बोलिए भारत माता की। भारत, सभी का हाथ उठना चाहिए। मीडिया को मैं कहूंगा जरा अपना कैमरा घुमाइए, उधर घुमाइए, एक बार घुमाइए तो दृश्य देखिए पहले। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा आगे, आप उधर दीजिए। ये दृश्य देखो, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देण्यात येते